हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान इस समय 18 स्वदेश पे जुड़ रहे हैं। सुंदरम राममूर्ति जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। 2024 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक बेहतरीन साल रहा है। रिकॉर्ड मुनाफा, रिकॉर्ड अप्रिसिएशन और शेयर होल्डर्स और मेंबर्स दोनों इस समय काफ़ी खुश हैं। मगर 2025-2024 से कैसे अलग रहेगा, क्या क्या नई बातें, क्या क्या नए प्रोडक्ट्स और क्या क्या नई प्रोडक्ट लाइंस हमें बीएसई से उम्मीद करनी चाहिए, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राममूर्ति साहब, सबसे पहले 18 स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। 2000 नमस्कार जी, आपको भी हमारी तरफ से, बीएसई की तरफ से, हमारी निजी तरफ से बधाइयाँ। तो 2024 तो साहब शेयर होल्डर्स के लिए जोरदार साल रहा। स्टॉक जो था 100% से ऊपर गया। बीएसई ने काफ़ी कमाल और धमाल करा। एक तरफ हमने देखा कि बीएसई एसएमई आईपीओ के अंदर काफ़ी नई लिस्टिंग्स हुई, दूसरी तरफ हमने देखा कि एफएनओ टर्नओवर को लेकर के पहले गर्माहट बाद में गिरावट। तो 2025 में आपके मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? नमस्कार जी। हम तो हमेशा बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। अगले साल पिछले साल से हमेशा बेहतर ही रहेगा। इतना विश्वास के साथ क्यों हम ऐसा कहते हैं? जो भी फैक्टर्स हमारे सामने दिखते हैं वो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। भले राजनैतिक और सीमा के पड़ोसी जो है वो देशों में जो हो रहा है वो सब ऐसा फैक्टर्स बहुत होगा जो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव नहीं लग सकता है। फिर भी देश के अंदर जो हमारा रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस है, जो हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जैसा हमारे लोगों का सोच बदलते जा रहा है, हमारा एजुकेशन लेवल्स बढ़ते जा रहा है, हमारा युवा कितना बुद्धिमान बनते जा रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत खूब अपॉर्चुनिटीज़ है 2025 के लिए। जो भी आप सेक्शन ले लो, एपीवी ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो या डेरिवेटिव ले लो, कैश इक्विटीज़ ले लो, बहुत तरक्की करने की संभावना है, बहुत तरक्की करने के लिए जगह है। तो इसलिए मुझे लग रहा है 2025 एक अच्छा साल रहेगा। साहब, एक चीज़ बताइए, जो सेबी ने नए नियम निकाले हैं, इसका सीधा प्रभाव बीएसई पे कितना पड़ा है और कितना पड़ सकता है? आप मेरे ख्याल से डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। 6 निर्णय लिया गया था, उनमें से 3 लागू हो गया और 3 लागू होना बाकी है। अप्रैल 1 तारीख तक बाकी सब लागू हो जाएगा। ये सितंबर के बाद मार्केट में बहुत सारा हलचल बहुत सारे वजह से होते जा रहा है। तो इसीलिए जो भी अभी मार्केट में कटौती आई है डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम्स में, उन सब का मूल और जड़ कालीन सेबी का निर्णय करके बोलना भी मुश्किल है। नॉटविथस्टैंडिंग दैट, सेबी का निर्णय के बाद पूरा मार्केट में कम से कम 45% का नोशनल में कटौती आई है और प्रीमियम में कम से कम 15% का कटौती आई है। इतना कटौती से भी सेंसेक्स में नहीं आई है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट था बीएसई में। एनएसई में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, इसीलिए थोड़ा कटौती उधर ज़्यादा है नोशनल में और प्रीमियम में। हमारा एक चीज़ लेकिन बताना जरूरी है, इधर नोशनल में कटौती होने के बावजूद और प्रीमियम में थोड़ा सा कमी होने के बावजूद प्रीमियम का जो क्वालिटी है वो बढ़ गया है। प्रीमियम का क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है, क्योंकि प्रीमियम का क्वालिटी का मतलब है कि पर करोड़ ऑफ टर्नओवर, नोशनल टर्नओवर, आप कितना प्रीमियम कमाते हो। अगर आपका रेवेन्यू जो है वो प्रीमियम से आता है, आपका जो खर्चा है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होता है और नोशनल के ऊपर होता है। जब नोशनल कम होता है और कॉन्ट्रैक्ट कम होता है, आपका खर्चा कम होता है। जब प्रीमियम का क्वालिटी इंप्रूव होता है, आपका मुनाफा ज़्यादा होता है। तो इसलिए बीएसई के लिए प्रीमियम क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, हम शुक्रवार से मंगलवार को बदल दिया हमारा एक्सपायरी डेट को, ताकि हमारा निवेशक जो भी थे वो क्वालिटी निवेशक हो और समझ के ट्रेड करें और लॉन्ग टर्म व्यू लें।
एक्सपायरी डे का प्रोडक्ट इसको ना समझें, खाली एक्सपायरी डे और उसका पहले दिन ट्रेड ना करें, पूरे हफ्ते में अगले हफ्ते के लिए, अगला महीने के लिए ट्रेड करना शुरू करें। ये इसी से डेरिवेटिव्स का पूर्ण सफलता मिलेगा। यही दिशा पे ये बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं, जिस दिशा में ये बढ़ना चाहिए करके सोच के रेगुलेटर्स ने ये नियम बाहर किया है, ये निर्णय लिया गया है, उसी दिशा पे ये जा रहा है, तो मतलब ये सही रास्ते पर जा रहा है, ये हमारा मानना है। क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी अटकलें लगी हुई हैं, काफ़ी वेद और विवाद चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, इस पे हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। तो एज एन एक्सचेंज आपको क्या लगता है, जो डेरिवेटिव्स है जिसके अंदर जब ये लॉसेस की बात कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा जा सकता है? बिकॉज एक्सचेंजेस इन्वेस्टर एजुकेशन में काफ़ी काफ़ी एक्टिविटी करते हैं, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इन इन्वेस्टर एजुकेशन। तो एफएनओ को लेकर के ये जो सब कहते हैं जी लॉसेज होते हैं, उसके लिए एक्सचेंजेस क्या करना चाहते हैं? इसमें दो तीन चीज हम बता सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है कोई भी को कभी भी बोल नहीं सकते हैं। ये खाली वक्त बताता है कि हमारा क्या कौन सा निर्णय सही निर्णय था, कौन सा निर्णय गलत निर्णय था। तो इसलिए हमें तो ये मान के चलना चाहिए, जो निर्णय लिया गया है वो सही सोच के बाद निर्णय लिया गया है, उसको ठीक कैसा करें, उसको सही कैसा दिखाएं, उसी दिशा में हमें काम करना चाहिए। जितना तक कि इन्वेस्टर लोग लॉस करते हैं, आप सही कहा, इन्वेस्टर एजुकेशन और इन्वेस्टर अवेयरनेस की बहुत जरूरी है, वो करते जा रहे हैं। ये इन सब के बावजूद क्या इन्वेस्टर लॉस कर सकता है? जरूर कर सकता है। इन्वेस्टर का लॉस दो तरह से हो सकता है। एक तरह वो सोच समझ के, पढ़ाई करने के बाद, समझने के बाद एक पोजीशन लिया था, वो मार्केट का कुछ रीजन की वजह से गलत निकला, उसका उसमें लॉस हुआ, वो ठीक है, वो सोच समझ कर किया है। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ गवार है, किसी का कहीं सुनी बातों को लेकर उन्होंने निवेश नहीं किया है, उसका लॉस हुआ, वो तो हो सकता है, वो बिजनेस डिसीजन है। उसमें वो इज नॉट एन अनएजुकेटेड इन्वेस्टर। उधर हम कामयाब रहे उनको एजुकेशन देने में, उसके बावजूद उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, वो डिसीजन गलत निकला, वो तो वक्त की बात है। लेकिन अगर एक निवेशक बिना कुछ जान के, बिना कुछ समझ के, कहीं सुनी बातों की वजह से किसी चीज में निवेश करता है और लॉस करता है, वो दुख की बात है। तो उसको ज्ञान देना, उसको ये समझाना कि आप पहले सोचो, बाद में प्रोडक्ट को समझो, वो आपके लिए सही है कि नहीं ये तय करो, उसके बाद निवेश करो, ये हमारा कर्तव्य है, वो हम निभा रहे हैं। कई सारे निवेशक लोग ऐसे भी हैं, उनको मालूम है वो प्रोडक्ट उनके लिए सही नहीं है, फिर भी अगर वो ग्रीडी बनता है, पड़ोसी पैसा बना रहा है, मेरे को भी कैसा भी करके पैसा बनाना ही है, वो रास्ता सही हो या गलत हो, उससे मेरे को परवाह नहीं है, मैं ड्राइव कर रहा हूं, इतना स्पीड ड्राइव करूंगा कि मेरे को परवाह नहीं है कि कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो उनको बचाना बहुत मुश्किल होगा। उनको बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग ना मार्केट में वीडियोस निकालते हैं, उनको उत्साह कर देते हैं, इन्फ्लुएंस करके नाम बोलते हैं उन लोगों को, उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए करके रेगुलेटर्स उसमें भी कदम उठा रहा है। मेरे ख्याल से रेगुलेटर्स की सोच सही है, MIIs की सोच सही है, बहुत सारे लोगों को अभी ज्ञान प्राप्ति हो रहा है कि गलत क्या है सही क्या है, तो मेरे ख्याल से मार्केट अच्छी तरह से विकास करेगा, प्रगति करेगा। शुक्रिया इतना अच्छे से इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं BSE पे और या जो IPO लिस्टिंग्स इस समय हो रही हैं, इसके भी दो भाग हैं सर। एक तो होता है कि जो बड़े IPOs आते हैं जो कि NSE और BSE में दोनों लिस्ट करते हैं,
उसको लेकर के आपको 2025 की पाइपलाइन कैसी लग रही है? बिकॉज बीएसई के लिए एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ा बिजनेस रेवेन्यू है, और आप जो बताएंगे शायद वो एक प्रकार का इंडिकेटर होगा दैट व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द आईपीओ मार्केट इन 2025। पाइपलाइन तो बहुत बढ़िया है साहब जी, और डीआरएचपी फाइल होता है। जब मैं उसको देखता हूँ, बहुत सारे कंपनियां तकरीबन 1 लाख करोड़ का कैपिटल रेज करने के लिए मार्केट में आए हुए हैं। ये तो मार्केट के लिए अच्छा है। कैपिटल जितना रेज होता है उतना ना फैक्ट्रीज वगैरह लगता है, कारोबार लगता है, नौकरी मिलता है लोगों को, उनको तनख्वाह मिलता है, तनख्वाह की वजह से कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है। इकोनॉमी के लिए बहुत विकास की बात है ये। तो पाइपलाइन बहुत बढ़िया है आईपीओ में, मेन बोर्ड में। तो हमें लगता है कि 2025 भी, आपका वर्ड्स यूज करते हुए, एक धमाल के साल होगा, ये हमारा मानना है सर। अब बात करते हैं बीएसई एसएमई आईपीओस की। जो डेटा हम देखते हैं कि भी छोटा सा इशू था, उस कंपनी को 50 करोड़ रेस करने थे, रिस्पांस आता है 5,000 करोड़ का। ये लिस्टिंग्स हो रही हैं 25% हायर, 50% हायर। लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक्स 500 से 1000% एक साल में बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है जो बीएसई या एसएमई मार्केट में इस समय जिस प्रकार की गतिविधि है वह एक प्रकार की चेतावनी है, या फिर एक मार्केट फोर्सेस हैं जिन पे हमें नजर नहीं रखनी चाहिए? सर, इसमें बहुत सारे लेसन्स हमें मिल रहा है। पहले तो बहुत दूर से देखेंगे तो ये एक चीज बहुत साफ दिखता है, मार्केट में इश्यूज की कमी है, पैसा बहुत है। इश्यूज की कमी इतना है कि छोटा सा भी इश्यू आएगा ना, लोग उसमें कूद पड़ते हैं। तो मतलब निवेश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तरह की इंस्ट्रूमेंट्स लाना हमारा जरूरी है। अब देखिए, इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स के सिवाय निवेशक को इन्वेस्ट करना है तो हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं, वो भी एक तरह की इक्विटीज हो गया। और क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम दे रहे हैं? एफडी में इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, उनको अगर रिस्क लेकर कुछ कैपिटल कहीं डिप्लॉय करना है, हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं आ रहा है मार्केट में। तो ये सोचने वाली बात है। तो ये एक चीज है, मतलब इश्यूज कम है, पैसा ज्यादा है, तो इसकी वजह से ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। दूसरा, आज जो कंपनीज आते हैं बहुत सारे, बहुत अच्छा हो सकता है, इतना अच्छा कंपनी के लिए लोग लाइन लग जाता है। एसएमईज में पर्टिकुलरली रिटेल निवेशक तो आ नहीं सकता है, तो थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टर को ही आना अलाउड है, तो इसीलिए थोड़ा पैसा ज्यादा भी लगता है, फिर भी लोग आ रहे हैं। इसका मतलब है कि शायद वो क्वालिटी अच्छा था इसीलिए आ रहा है। वो दूसरा है। तीसरा, ये भी संभावना है निवेशक ग्रीडी होकर आते हैं, ज्यादा पढ़ते नहीं है, सोचते नहीं है, समझते नहीं है। तो अगर ये संभावना हो सकता है तो जरूर हो सकता है। जब आप खेत में सीड्स डालते हो, जो बीज डाला है वही बाहर आता है क्या? उसके साथ साथ ना अनाप शनाप चीजों भी आता है। तो इसलिए जब आप पानी देते हो, फर्टिलाइजर देते हो, तो अनाप शनाप चीज को निकाल के फेंकते हो। तो फेंकने का थोड़ा काम करना पड़ता है, वही रेगुलेशन है। अभी रेगुलेटरी सेटअप को आप देख लीजिए, हमारा देश में सोच समझ के कंसल्टेशन करके रेगुलेशंस कंटिन्यूअसली निकालता है। एसएमई में भी ऐसा नया रेगुलेशन निकाला है, टाइटन किया है। 21 डेज का नोटिस पीरियड दिया गया है, ताकि जो प्रॉस्पेक्टस बाहर रखते हैं हम, लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, सवाल पूछेंगे, उसका जवाब नहीं ठीक से मिलता है तो मार्केट का पब्लिक डोमेन में ये सब आता है, लोग देन सोच समझ के ही निवेश करेंगे। ऐसा बिना किसी कहीं सुनी बातों से निवेश नहीं करेंगे। इससे क्वालिटी भी बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये सब अच्छी बात है। देता हूं जी भाई, आप जब एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, एक छुट्टी की प्लानिंग करते हैं, तो आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले कम से कम 10-12 रिव्यू पढ़ते हैं, 3-4 ऑनलाइन साइट्स पे जाके चेक करते हैं, 2-3 स्टोर्स में जाकर के देखते हैं भी अच्छी डील कहाँ मिल रही है। तो निवेश करने से पहले भी रिसर्च करें। लिफ्ट टिप इन अ लिफ्ट इज नॉट द वे टू रियली पार्क योर हार्ड सर, आप तो बोलिए। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ सर, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज दर्शक शायद इस बात से रिलेट कर सकते हैं। सर, आप सही कह रहे हैं सर।
सर आप तो मोबाइल की बात कर रहे हो, मैं और सिंपल चीज की बात करता हूं। बाजार में जाते हो, बैंगन खरीदना है आपको, 4 दुकान में देखते हो, जिस दुकान को चुन लेते हो उसमें जाके बैंगन को उठा के घुमा फिरा के बार बार देखते हो कि उसमें कुछ काला दागा है क्या। बैंगन के लिए इतना आप मेहनत करते हो, अपना पूरा जिंदगी में जितना कमाई करके रखा है उसको तो फेंकने के लिए आप सोचोगे नहीं, सुनोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं। किसी पड़ोसी ने आपको बोल दिया है इसकी वजह, नहीं तो कोई वीडियो में किसी ने बताया, आप पैसा निवेश करोगे। ये गलत बात है, ये निवेशक लोग नहीं करना चाहिए। आज ज्ञान का भरपूर भंडार अवेलेबल है। क्या सही ज्ञान है, क्या सही नहीं है, ये हर निवेशक को सोचना जरूरी है। पैदा होते होते ही कोई भी आदमी बैंगन कैसा खरीदना है करके समझ के नहीं पैदा होता है। पैदा होते होते ही कोई भी निवेशक निवेश कैसा करना है ये समझ के पैदा नहीं होता है। ये सब ज्ञान का प्राप्ति होते होते होता है। हम लोगों को उसमें मेहनत करना पड़ेगा। जो भी निवेशक अपना पूरा कमाई को किसी चीज में निवेश करना चाहता है उसको थोड़ा बहुत मेहनत करके सोचना है, समझना है, थोड़ा रिव्यू करना है, अपने आप को तसल्ली देना है, उसके बाद निवेश करना है। कोई किसी ने बताया, कोई वीडियो में आया है, कोई किसी ने बोला है कि ये बहुत सस्ता है, बहुत बढ़िया है, तो वो नहीं करना चाहिए। सर आप बहुत सही बात बताया। पूछना चाहता हूं, आपने बैंगन का क्यों चॉइस लिया? आपने किसी और चीज का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? क्या बैंगन का भरता आपका फेवरेट है? नहीं सर, बैंगन किसी को अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे बैंगन खाते नहीं है, ठीक है ना। वो जो किसी को भी पसंद नहीं है वो एक आध आदमी जाके खरीदता है, उसमें भी नहीं इतना चर्चा होता है ना। तो आपका खुद का कमाई है भाई, थोड़ा सोच समझ के निवेश करो। इसी के लिए बैंगन का एग्जाम्पल निकाला सर। और सस्ता भी है ना, आपका मोबाइल आजकल तो 1 लाख में भी मिलता है करके लोग बोलते हैं ना सर। तो हम तो सस्ता मोबाइल लेकर घूमते हैं लेकिन बहुत महंगा मोबाइल मिलता है। महंगी बात छोड़िए, ये सस्ते से सस्ता चीज भी हम सोच समझ के विचार करके खरीदते हैं ना। जी हाँ, सही एग्जाम्पल है। मैं अगले सवाल पे जाने से पहले वही दोबारा इस बात को एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि आपका पैसा, आपकी सोच, आपकी समझ, जो आपको समझ में आता है, जहाँ पे रिस्क समझ सकते हैं, टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं, वहाँ पर निवेश करिए। कहीं सुनी बातों पे आप निवेश ना करिए। जैसे रामामूर्ति साहब ने बैंगन का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से मैं मोबाइल का एग्जाम्पल दे रहा था। अब मैं सवाल बदलता हूँ रामामूर्ति साहब और बात करता हूँ जिन मुद्दों को हम बीएससी से कभी एसोसिएट नहीं करते हैं। एक है म्यूचुअल फंड बिजनेस, एक है आपका डीमैट बिजनेस। ये आपके बड़े ग्रोथ वर्टिकल्स हैं। अब आगे वाले समय में हमें आपके इन 2 बिजनेसेस से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या आपका म्यूचुअल फंड बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि इवेंचुअली आप उसको लिस्ट भी कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड हमें ये बिजनेस इसीलिए दिया गया है कि हम स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो हम स्टॉक एक्सचेंज तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, तो इसीलिए उसको अंतर्गत है। ये म्यूचुअल फंड बड़ा हुआ है वो सही है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि पूरा देश को कवर कर चुके हैं। अभी भी हम क्या बोलते हैं, 20 करोड़ इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, 2 करोड़ इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। 2 करोड़ इन्वेस्टर्स बहुत कम है साहब। ये हमारा जो मुल्क है बहुत बड़ा है, इसमें इतना सारा युवक है, इतना सारी नारी वर्ग है जिनके पास पैसा है, कमाने की ताकत है, सोच है, समझ है, ज्ञान है। वो सब लोग अगर जाके कोई गोल्ड कंपनी में पैसा डाल दिया, वो भाग गया, तो हमें दुख होता है। अगर जाके बिना समझ के वो नया एसेट कुछ आ रहा है, नया डेरिवेटिव आया है करके किसी ने यूट्यूब निकालता है, उसको देख के वो उसमें निवेश किया और पैसा गवा दिया, हमें दुख लगेगा। इससे बेहतर ये होगा ये ब्रॉड बेस्ड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करें। देश का प्रगति तो सुनिश्चित है, देश का प्रगति के साथ लार्ज कैप इंडेक्स बेस्ड फंड्स का तो प्रगति सुनिश्चित है। उसमें पैसा डालने से कम सेफ रहेगा। म्यूचुअल फंड का इतना कंट्रोल करते हैं हम, रेगुलेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि अनरेगुलेटेड मार्केट है। तो इसीलिए हमें लगता है दिल्ली बहुत दूर है, दुनिया में और बहुत अपॉर्चुनिटी है, हमें और बहुत आगे बढ़ना है।
हमें और बहुत निवेशकों को शामिल करना है, उनको सही विचार और सोच और समझ देना है। काम बहुत बाकी है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक बार फिर ईटीएन और स्वदेश की पूरी टीम और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर, आपको भी हमारी शुभकामनाएं।